हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लब पर। आज से मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग नोट्स और पेन अपने पास में रखिएगा और जैसे जैसे मैं बोलता रहूँ अपने नोट्स को अपडेट करते रहिएगा। ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, इस चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो ये है कि रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। देखो, बलगतिकी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड या रेट, स्पीड या रेट या फिर गति या मोशन। और केमिकल का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। ओके, इट मींस केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी जो होती है ना, इसमें अपन किसी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, रेट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया किस किस स्पीड से हो रही है। तो इस चैप्टर में देखो अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो आ जाती है अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे, अभिक्रिया का वेग। दूसरी चीज, अभिक्रिया की जो स्पीड है, जो दर है, जो वेग है, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जैसे मान लो ताप, आप टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो अभिक्रिया की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कोई उत्प्रेरक मिला दोगे तो अभिक्रिया की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप सांद्रता में परिवर्तन कर दोगे तो अभिक्रिया की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप दाब में परिवर्तन कर दोगे तो अभिक्रिया की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ एक कारकों का अध्ययन करेंगे कि अभिक्रिया की स्पीड को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करेंगे। तीसरी चीज, अभिक्रिया की क्रियाविधि, कि अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब आप ये सोच रहे हो कि अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। देखो, अपन ऐसी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे जो काइनेटिक्स से रिलेटेड होती है। ओके, इसके अलावा इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जो अभिक्रिया का वेग नियम है, वेग नियम के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बारे में इस चैप्टर में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ है जो अपन इस चैप्टर में इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ये हुआ कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग यानी कि स्पीड और इसकी स्पीड को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और अभिक्रिया की क्रियाविधि किस तरीके से होती है, इन सब की डिटेल अपन केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। ओके, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, ये चैप्टर एक प्रैक्टिकली चैप्टर है। हालांकि अभिक्रिया की स्पीड के बारे में 11th के अंदर एक साम्य अवस्था का चैप्टर है, उसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन काइनेटिक्स उससे एडवांस है। और दूसरी चीज एक और कि काइनेटिक्स वाला चैप्टर जो होता है ना, इसको आपको एक्सपेरिमेंटली नहीं पढ़ना है, इसको आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर पढ़ना है। जैसे मान लो कि इंडस्ट्री में आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, किसी इंडस्ट्री में चले गए, आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम दे दिया। अब उस प्रोडक्ट को बनने में खूब सारा टाइम लग रहा है, तो आपको ये देखना है कि उसमें ऐसी क्या चीजें अपन मिलाए, क्या चेंजेस करें। कोई उत्प्रेरक मिलाए, ताप में परिवर्तन करे, ताप में परिवर्तन करे ताकि वो प्रोडक्ट जल्दी से बने। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एक प्रोडक्ट को अपने को स्लो रेट में भी बनाना पड़ता है, कुछ अभिक्रियाओं को रोकना भी पड़ता है। मतलब स्पीड का मतलब ये हो गया कि स्पीड का मतलब केवल वेग को बढ़ाना नहीं है, मतलब परिवर्तन करना है, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन अपन देखेंगे जिसमें स्पीड बढ़ भी जाती है और स्पीड घट भी जाती है, और सारी डिटेल अपन केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। ये चैप्टर देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि आप इंडस्ट्री में जाओगे,
आपको पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या अपन इसमें चीजें मिलाएंगे, तो आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन रासायनिक बलगति के अंदर। सबसे पहले देखो, अपन जैसे कि बात कर रहे हैं कि बलगति में अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये चर्चा कर लेते हैं कि वेग क्या होता है। वेग का मतलब क्या होता है? देखो, मैं केवल वेग लिख रहा हूं, अभिक्रिया वेग नहीं लिख रहा, केवल वेग लिख रहा हूं। वेग का मीनिंग क्या होता है? देखो, वेग का मतलब होता है कि चेंज इन अमाउंट और क्वांटिटी। कोई भी मान लो मटेरियल है, उसकी क्वांटिटी में कितना चेंजेस हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के अनुसार। समय के अनुसार किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी में कितना चेंजेस हो रहा है, वो कहलाता है वेग। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में अपन स्टडी कर रहे हैं अभिक्रिया वेग की। अभिक्रिया वेग का मतलब क्या हो गया? देखो, अभिक्रिया वेग यानी कि ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी अपन परिवर्तन करेंगे, लेकिन परिवर्तन भी देखो दो मीडियम में होता है। देखो, अभिक्रिया दो मीडियम में हो सकती है। यदि मान लो कोई अभिक्रिया एक्वस सॉल्यूशन में हो रही हो, जलीय विलयन में हो रही हो, तो परिवर्तन होता है सांद्रता में। और किसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है? या तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा। अभिकारक और उत्पाद जो होता है उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। समय के अनुसार अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, मैं सांद्रता की बात कर रहा हूं, वो अभिक्रिया का वेग हो गया। कब? जब अभिक्रिया एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है। एक रासायनिक अभिक्रिया आगे की ओर होती है तो आपके पास में स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, बहुत सारे अभिकारक। जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा, ये अभिकारक जो है वो उत्पाद में कन्वर्ट होते रहेंगे, तो अभिकारक की सांद्रता कम होती रहेगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती रहेगी। लेकिन मान लो यही अभिक्रिया, यदि मान लो यही अभिक्रिया कोई गैसीय मीडियम में हो रही हो, तब परिवर्तन होता है दाब में। यदि मान लो रिएक्टेंट भी गैस हो, अभिकारक भी गैस हो, उत्पाद भी गैस हो, तो परिवर्तन किस में होगा? दाब में। और किसके दाब में? वही बात, अभिकारक और उत्पाद। लेकिन अपन इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में केवल अपन सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, कि समय के साथ साथ सांद्रता में, वो सांद्रता चाहे अभिकारक की हो चाहे उत्पाद की हो, तो समय के साथ साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है उसकी डिटेल वो जो है वो कहलाती है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग क्या हो गया? अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में? समय के रेस्पेक्ट में। तो नीचे अपन लिखेंगे समय में परिवर्तन, या परिवर्तन में लगा समय, समय में परिवर्तन। और निशान अपन लगा देते हैं प्लस और माइनस का। प्लस और माइनस का क्यों लगाते हैं? क्योंकि यदि अपन बात करें अभिकारक की, तो समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता कम होती है, तो उस टाइम अपन निशान लगाएंगे माइनस का, क्योंकि सांद्रता कम हो रही है, घट रही है। और यदि अपन बात करें उत्पाद की, तो समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो उस समय उत्पाद के लिए अपन निशान काम में लेंगे प्लस का। तो ये बात हो गई अभिक्रिया के वेग की। वेग के बाद में देखो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अपन निश्चित वेग कभी ज्ञात नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अपन निश्चित वेग ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो निश्चित वेग ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। अपन ये नहीं कह सकते कि ये अभिक्रिया इसी स्पीड से होगी।
अभिक्रिया का वेग जो है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है, तो कभी भी किसी रासायनिक अभिक्रिया का निश्चित वेग ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अपन पहले ये देख लेते हैं कि वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। देखिए, वेग के आधार पर सबसे पहली अभिक्रिया है वो है ताक्षणिक अभिक्रिया, यानी इसको अपन तीव्र अभिक्रिया भी कहते हैं। ताक्षणिक अभिक्रिया, यह अभिक्रिया बहुत तेज गति से संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में देखो कितना टाइम लगता है। इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकंड का समय लगता है। देखो टाइम देखो, 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 का समय लगता है। मतलब बहुत तेज गति से अभिक्रिया संपन्न होती है। इतनी तेज गति से संपन्न होती है कि इस अभिक्रिया के वेग को अपन माप ही नहीं सकते। जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती है या उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में होती है। जैसे मान लो एक क्षार है आपके पास में NaOH और इसमें अम्ल मिला दिया HCl। अब इस क्षार में धनायन है Na+ और ऋणायन हो गया OH-, और इस अम्ल में धनायन हो गया H+ और ऋणायन क्या हो गया Cl-। अब इस अभिक्रिया में आयन जो है वो एक्सचेंज हो गए। आयनिक अभिक्रिया है, उसमें आयन फटाफट एक्सचेंज हो जाते हैं, और आयन एक्सचेंज होंगे तो क्या होगा कि ये जो Cl- है ये Na+ की ओर चला जाएगा, और ये OH- है ये H+ की ओर चला जाएगा, और क्या बनेगा इसमें NaCl और H2। ये तो इसमें आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये आयनिक अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से संपन्न होती है कि अपने को पता ही नहीं चलता, अपन वेग का स्पीड का मापन ही नहीं कर सकते। और जब अपन वेग का ही मापन नहीं कर सकते तो इस अभिक्रिया का अध्ययन अपन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत तो उन्हीं अभिक्रियाओं का अध्ययन अपन करेंगे जिनकी स्पीड को अपन माप सके। दूसरी अभिक्रिया होती है अति मंद अभिक्रिया। अब देखो मैंने नाम लिखा है अति मंद, इसका मतलब यह अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती है। इतनी धीमी गति से संपन्न होती है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर इन अभिक्रियाओं का कोई सेंस नहीं है। जैसे आप लोहे की कोई वस्तु लेकर के आते हो और लोहे पर जंग लग जाता है, लोहे पर जंग लगना, ऐसे तो है नहीं कि आप कोई शाम को वस्तु लेकर गए लोहे की, कूलर लेकर गए और सुबह पहले ही जंग लग गया पूरे कूलर पर। और वैसे भी आजकल अपन पेंट फर्निश वगैरह कर लेते हैं तो जंग आसानी से लगता नहीं है, काफी टाइम लगता है। तो ये एक धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है। कोयले से हीरे का निर्माण होता है, कोयले से हीरे का निर्माण हजारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में। तो क्या इसकी स्पीड को आप माप सकते हो? क्या नहीं माप सकते। तो इन अभिक्रियाओं की स्पीड को अपन नहीं माप सकते, मतलब कोई सेंस नहीं है, बहुत धीमी गति से हो रही है अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं का अध्ययन भी अपन केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करेंगे। लेकिन एक तीसरी टाइप की रिएक्शन होती है मध्यम गति की अभिक्रिया। मध्यम गति की अभिक्रिया, यह अभिक्रिया वैसे होती तो धीमी गति से है, लेकिन इन अभिक्रियाओं के वेग को अपन माप सकते हैं। और अभिक्रियाओं के वेग को माप सकते हैं, इनका मतलब इन अभिक्रियाओं का अध्ययन अपन केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होती है, आणविक अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती है? जो अभिक्रियाएं जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जैसे अपन जो केन शुगर होती है, सुक्रोज होती है, जैसे सुक्रोज है C12 है, H22O11, ये सुक्रोज है। इसका अपन जल अपघटन करवाएंगे। एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज जो कि यीस्ट में पाया जाता है, इसकी उपस्थिति में इसका अपन जल अपघटन करवाएंगे तो बनेगा एक तो ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणु सूत्र समान है, दोनों में चेंजेस होता है फंक्शनल ग्रुप में। ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। इस अभिक्रिया के वेग को अपन माप सकते हैं। तो इस अभिक्रिया के वेग को अपन माप सकेंगे, ये आणविक अभिक्रिया होती है। तो अपन इन अभिक्रियाओं का अध्ययन केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी अभिक्रिया के वेग के बारे में,
और यहाँ पर अपन जितनी भी अभिक्रियाएं हैं तो परिवर्तन सांद्रता में लिखेंगे, दाब में भी। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि समय के साथ साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। लेकिन देखो एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, सांद्रता में परिवर्तन जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वेग है ना, वेग वो हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे मान लो एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक है ए, ये उत्पाद बना रहा है बी। ठीक है, अब यहां पर अभिकारक ए है, समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता कम होगी। मैं यहां पर सांद्रता की बात करूं कि ए की सांद्रता में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, कितना होगा? अब ए की सांद्रता तो कम हो रही है ना, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का dA अपॉन dt। बी की सांद्रता में परिवर्तन, बी की सांद्रता में परिवर्तन, ये क्या होगा? dB अपॉन dt, समय के सापेक्ष। ओके, अब देख लो यहां पर मैंने यहां पर प्लस चिन्ह लगा रखा है, यहां पर माइनस क्यों? क्योंकि ए की सांद्रता कम हो रही है और बी की सांद्रता बढ़ रही है। ओके, तो सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन मैं यहां लिखूं कि इस अभिक्रिया का वेग बताओ। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग क्या होगा फिर? अभिक्रिया का वेग हमेशा धनात्मक होता है, ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग जो है वो हमेशा क्या होगा? सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, हमेशा अभिक्रिया का वेग क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, एक चीज और जो नोटिस करने योग्य है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्री शामिल हो, रस समीकरण मीतीय शामिल हो। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि एक अभिक्रिया है इस तरीके से, M1A प्लस M2B और ये उत्पाद बना रहे हैं N1A प्लस N1C प्लस N2D। ठीक है, अब इसमें ये A और B, ये तो हो गई अभिकारकों की सांद्रता, ये A की सांद्रता है, ये B की सांद्रता है। सांद्रता को लिखने के लिए अपन बड़े कोष्टक में लिख देंगे इनको। ठीक है, यहां C और D ये उत्पाद की सांद्रता है। M1A का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, जैसे मैं यहां पर ये लिखूं 2A, तो A तो होगी सांद्रता और ये 2 जो है ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। ठीक है, तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्री शामिल होती है ना, या रस समीकरण मीतीय शामिल होती है, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं इनका उपयोग अपन केवल तभी करेंगे जब अपन अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, मतलब अभिकारक के विघटन की दर क्या है, उत्पाद के बनने की दर क्या है, इनको लिखते समय कभी भी अपन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को शामिल नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहां पर लिखूं इस अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग क्या होगा? ठीक है, पहले अभिकारक लिख दो। ठीक है, अभिकारक क्या लिखेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को तो इस तरीके से लिखेंगे 1 अपॉन N1 और इसकी सांद्रता क्या होगी? dA अपॉन dt। माइनस में है क्योंकि अभिकारक है, और जैसे ये इससे अभिक्रिया कौन कर रहा है? B कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ही B की सांद्रता कम होगी, तो इज इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे? माइनस का 1 अपॉन N2 dB अपॉन dt। ओके, अब देखो यहां पर इसी के इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तभी तो C और D बन रहे हैं, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन N1 dC अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन N2 dd अपॉन dt। इस तरीके से अपन रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिख देंगे। लेकिन मैं आपको ये कहूं, A के विघटन की दर, A के विघटन की दर यानी A कितना कम हुआ, तो देखो जब अपन A के B के विघटन की दर लिखेंगे, C और D के बनने की दर लिखेंगे,
तो कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को शामिल नहीं करेंगे। तो ए के विघटन की दर क्या लिख देंगे, माइनस का dA अपॉन dt। इसी प्रकार बी के विघटन की दर अपन क्या लिख देंगे, माइनस का dB अपॉन dt। इसी प्रकार सी के बनने की दर, सी के बनने की दर अपन क्या लिख देंगे, dC अपॉन dt। और D के बनने की दर अपन क्या लिख देंगे, dd अपॉन dt। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक शामिल हो, स्टोइकियोमेट्रिक शामिल हो तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का उपयोग केवल और केवल अभिक्रिया के वेग के लिए लिखते हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है इसके लिए अपन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को शामिल नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और बताता हूं इसके लिए आपको। जैसे मान लो एक अभिक्रिया है, ठीक है, 2A और ये उत्पाद बना रहा है B। अब मैं आपको ये कहूं कि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया वेग क्या होगा। अब मैं अभिक्रिया वेग पूछ रहा हूं तो देखो ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है 2, इसको शामिल कर लो और क्या होगा, माइनस का 1/2 dA अपॉन dt। और जितना ये कम होगा उतना ये बनेगा, तो इज इक्वल टू dB अपॉन dt। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि A के विघटन की दर क्या होगी, तो A के विघटन की दर, A के विघटन की दर यदि आपको पूछ ले तो A के विघटन की दर क्या लिखोगे, माइनस का dA अपॉन dt। और ये 2 है ना, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभिक्रिया के वेग से। यदि क्वेश्चन में आपको ये पूछ ले कि A के विघटन की दर क्या होगी, तो 2 को जितना भी अभिक्रिया वेग आएगा ना उस अभिक्रिया वेग से मल्टीप्लाई कर देना। इसी प्रकार B के बनने की दर, B के बनने की दर क्या आ जाएगी, dB अपॉन dt। ठीक है, इस तरीके से अपन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को यूज में लेते हैं। ठीक है, ये बात आ गई स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की। लेकिन एक चीज जो मैंने आपको कह दी कि कभी भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के निश्चित वेग को अपन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो फिर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो देखो फिर अपन क्या करेंगे, औसत वेग की गणना कर सकते हैं। औसत वेग जिसको अपन डिनोट करते हैं R एवरेज, या फिर अपन इसको V एवरेज से भी डिनोट कर सकते हैं। औसत वेग, देखो औसत वेग, जहां पर औसत शब्द काम में आ गया इसका मतलब एक टाइम इंटरवल हो गया। 2 समय लेंगे, 2 समय पर अभिक्रिया का वेग अपन देखेंगे। तो माना समय t1 पर अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता है C1। नोटिस, समय t1 पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता मान लीजिए C1 है, और समय t2 पर अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता हो गई C2। सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा, सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, C2 माइनस C1। और समय में परिवर्तन कितना हुआ, समय में परिवर्तन T2 माइनस T1। तो फिर R एवरेज कैसे निकालेंगे, औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग इज इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बराबर से नोट्स लिखते रहिएगा आप लोग, बटा समय में परिवर्तन। अभिकारक के रेस्पेक्ट में यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह काम में लेंगे और उत्पाद के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अपन पॉजिटिव चिन्ह काम में लेंगे। तो R एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 प्लस माइनस, अभिकारक के लिए माइनस और उत्पाद के लिए प्लस, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। इस तरीके से अपन R एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वेग को समझने के लिए कुछ अपन ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ अपन बनाएंगे सांद्रता और समय के बीच में। अपन सारे टाइप्स के ग्राफ जो होते हैं ना उनके चर्चा कर लेते हैं पहले। ठीक है, कई प्रकार के ग्राफ बनते हैं।
पहले अपन बात करेंगे ग्राफ सांद्रता और समय के बीच में, सांद्रता समय वक्र। कई टाइप्स के मैंने देखो, टाइप ए अपन अभिकारक और उत्पाद दोनों के लिए अलग अलग तरीके से ग्राफ बनाएंगे। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं अभिकारक के लिए, अभिकारक, और उसके बाद में अपन उत्पाद के लिए ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलो। और ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? सांद्रता और समय के बीच में, सांद्रता और समय के बीच में अपन ग्राफ बनाएंगे। अब जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। तो स्टार्टिंग समय t बराबर 0 पर अभिकारक तो बहुत ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अपन बात करें उत्पाद की, उत्पाद के लिए अपन सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा उत्पाद तो बनेंगे, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। तो जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा, देखो समय बढ़ रहा है आगे, तो उत्पाद की सांद्रता भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये तो पहले टाइप का ग्राफ हो गया जिसमें मैंने अभिकारक को अलग से लिखा है, उत्पाद को अलग से लिखा है। अब अपन इस सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे अभिक्रियाओं के लिए, दूसरे टाइप का अभिक्रियाओं के लिए। और दो टाइप की अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो दूसरे टाइप का अपन ग्राफ बनाते हैं। पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और दूसरी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ओके, अब अभिक्रिया की बात आ गई तो अभिक्रिया में तो अभिकारक और उत्पाद दोनों ही होते हैं, तो दोनों की सांद्रता एक साथ अपन लिखेंगे। ग्राफ देखो किस किस के बीच में खींच रहे हैं? सांद्रता और समय के बीच में खींच रहे हैं, सांद्रता और समय। ओके, पहले मैं अभिकारक की बात करूं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, उत्पाद बन गए तो उत्पाद से वापस अभिकारक बनते नहीं है, कोई साम्य अवस्था नहीं आती। तो पहले अभिकारक की बात करूं तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ घटती है, देखो घट रही है, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती है। ये तो हो गए अभिकारक और ये हो गए उत्पाद। लेकिन अब अपन बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बन जाता है तो उत्पाद से वापस अभिकारक बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक साम्य अवस्था आ जाती है। और साम्य अवस्था में क्या होता है? साम्य अवस्था में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है, बराबर नहीं होती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं हम। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता और समय के बीच में अपन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं अभिकारक की। देखो अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होगी, और जैसे ही साम्य अवस्था आएगी, देखो ये साम्य अवस्था आ गई, साम्य अवस्था पर देख लो अभिकारक की सांद्रता स्थिर होगी समय के साथ साथ, अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता पहले तो बढ़ेगी, और जैसे ही साम्य अवस्था आ जाएगी, साम्य अवस्था आने के बाद में उत्पाद की सांद्रता भी क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ हो गया। अब अपन बनाते हैं औसत वेग वक्र, जो भी मैंने औसत बताया था ना, औसत वेग वक्र बनाते हैं। देखो औसत वेग वक्र कैसे बनाते हैं? वही सांद्रता और समय के बीच में औसत वेग वक्र। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो अभिकारक और उत्पाद दोनों के लिए अलग अलग बनाते हैं। ये अभिकारक है और फिर अपन यहां पर उत्पाद के लिए बनाएंगे। ग्राफ बना रहे हैं किस किस के बीच में? सांद्रता और समय के बीच में। ठीक है, अब जैसा कि पहले मैंने बता दिया था कि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। लेकिन अपने को एवरेज निकालना है, दो समय का इंटरवल निकालना है अपने को। देखो कैसे निकालेंगे इंटरवल? मान लो कि ये समय है t1 और t1 पर इधर सांद्रता हो गई c1। थोड़ा सा आगे बढ़ो, समय t2 ले लो और t2 पर देख लो अभिकारक की सांद्रता यहां पर कम हो गई, c2।
तो इसके लिए आर एवरेज क्या होगा, आर एवरेज हो जाएगा माइनस का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। किसके लिए, अभिकारक के लिए। चलो उत्पाद के लिए बनाते हैं अपन वही ग्राफ, सांद्रता और समय के बीच में बनाते हैं, उत्पाद के लिए ग्राफ बनाते हैं। अभी अपन ने देखा था कि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती। चलो पहले एक समय ले लेते हैं अपन t1, और t1 समय पर यहां पर उत्पाद की सांद्रता मान लीजिए c1। आगे बढ़ते हैं, दूसरा समय लेते हैं t2, और t2 समय पर सांद्रता कितनी हो गई, c2 हो गई। बढ़ी कि घटी, बढ़ गई सांद्रता, देख लो इतनी बढ़ी गई पहले से। ठीक है, तो यहां पर आर एवरेज क्या होगा, आर एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा सी। ये देखो ये इतना हो गया डेल्टा सी, इधर देखो यहां पर ये हो गया डेल्टा सी, और ये हो गया डेल्टा टी, यहां पर ये हो गया डेल्टा टी। तो आर एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और निशान किसका होगा, प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये बात हो गई औसत वेग की। लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं हमें तो वास्तविक वेग ही ज्ञात करना है। देखो वास्तविक वेग तो नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन एक दूसरा वेग होता है ताक्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। जो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो औसत वेग निकाला था, तो औसत वेग में जो समय में परिवर्तन करते हैं वो अल्प परिवर्तन कर देते हैं, यानी अपन औसत वेग का अवकलन निकालेंगे, जिसको अपन बोलते हैं ताक्षणिक वेग। वेरी इंपॉर्टेंट, ताक्षणिक वेग। देखो ताक्षणिक वेग क्या होता है, नोट्स को अपडेट करते रहिएगा। ताक्षणिक वेग आर इंस्टेंट, इससे अपन इसको शो करते हैं। यदि मान लो सूक्ष्म समय अंतराल हो, सूक्ष्म समय अंतराल में, समय अंतराल तो है लेकिन सूक्ष्म है, सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है, उसे अपन बोलते हैं ताक्षणिक वेग। यानी ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है तो आपको समय में परिवर्तन जो है वो लगभग नगण्य करना है, जीरो करना है। मतलब ये क्या हो जाएगा, औसत वेग का अवकलन हो जाएगा। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो गया, तो आर इंस्टेंट जो है वो औसत वेग का अवकलन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगा डी सी अपॉन डी टी, और चिन्ह वही प्लस और माइनस की। ठीक है, अभिकारक के लिए नेगेटिव चिन्ह काम में लेंगे और उत्पाद के लिए पॉजिटिव चिन्ह काम में लेंगे। और ताक्षणिक वेग के लिए अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे, ताक्षणिक वेग को ग्राफ के थ्रू अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही बात जो अपन ने अभिकारक और उत्पाद के लिए अभी सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाया था, पहले तो अपन वो बनाते हैं अभिकारक और उत्पाद दोनों के लिए, और ताक्षणिक वेग वगैरह बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, पहले अपन बात करते हैं अभिकारक की। वही सांद्रता और समय वाला ग्राफ, सांद्रता और समय के बीच में अपन ग्राफ बनाएंगे। समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। उत्पाद के लिए भी चलो पहले अपन जो नॉर्मल ग्राफ है सांद्रता और समय का वो अपन बना देते हैं। सांद्रता और समय, समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ये एक पॉइंट अपन देख लेते हैं, मान लो कि ये पॉइंट है O। ओके, अब अपन क्या करेंगे, ताक्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए जो सांद्रता और समय के बीच में ये जो ग्राफ बने हुए ना, उन पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। एक स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। ये बिंदु मान लीजिए A, और ये बिंदु यहां पर टच हो रहा है, इसको C मान लीजिए। इसका ढलान तो ये हो गया, ये O बिंदु हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, और ये जो स्पर्श रेखा पर ये बिंदु है ना, ये B, इस B का ये जो ढलान है ये हो गया tan थीटा, जो कि OA अपॉन OC के इक्वल हो गया। ठीक है, तो जो B बिंदु का जो ढलान होता है ना, वो ही ताक्षणिक वेग को शो करता है। ये है ताक्षणिक वेग वक्र। ये अभिकारक के लिए, उत्पाद के लिए भी अच्छी बात है। जो सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है, इस ग्राफ पर अपन स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, और स्पर्श रेखा पर ये बिंदु ज्ञात कर लेते हैं B, और ये हो गया इसका ढलान। ठीक है, इसको बिंदु मान लीजिए O, ये हो गया A, और ये हो गया C।
तो इसमें टेन थीटा हुई OE अपॉन OC, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ताक्षणिक वेग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात हो गई ताक्षणिक वेग की। तो आज अपन ने अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा है, वेग के आधार पर होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ी है। इसके अलावा औसत वेग और ताक्षणिक वेग के बारे में अपन ने पढ़ा है। अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स की अपन चर्चा करेंगे, वेग नियम के बारे में पढ़ेंगे और अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देखोगे और नोट्स को बिल्कुल प्रॉपर्ली आप मेंटेन करोगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आगे बिल्कुल शेयर आपको करना ही है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, नमस्ते।